नमस्कार, मैं हूं नगमा, मेरे साथ मेरे सहयोगी संकेत उपाध्याय। आप सबका स्वागत है। बजट पर हमारी इस चर्चा में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश हो गया है और कोरोना से जो बिखरी हुई अर्थव्यवस्था है उसके लिए इसमें क्या विजन है, इसके लिए हमारे साथ नेता मौजूद हैं और उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर इस बजट में क्या जान और जहान दोनों की बात है। क्या ये बजट ऐसी फिक्र दिखाता है, किस तरह वो उसे आंकते हैं, क्या बड़ी तस्वीर या दिशा इस बजट से दिखती है। एक बात साफ है, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, लेकिन क्या इसमें वो तमाम चीजें हैं जिसकी जरूरत हमारी अर्थव्यवस्था को अभी है। बिल्कुल नगमा, और जैसे कि हम जानते हैं पहले बजट उसमें आता था ब्रीफकेस में, उसके बाद बही खाता हो गया और इस बार टैबलेट में हो गया। लेकिन ऊपर से तो चीजें बदल गई, डिजिटल हो गया बजट, लेकिन बजट के अंदर क्या था उसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। सरकार की माने तो सरकार कह रही है कि रेवोल्यूशनरी है, बहुत उन्होंने बदला है, और विपक्ष की माने और एक तबके की माने उनका ये कहना है कि आप चाहे टैब से बजट बोलें या बही खाते से या अटैची से, अगर उसमें अंदर सामान नहीं होगा तो फिर आप किसी भी चीज में लेकर के आइए, उसके कोई मायने नहीं होते। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे यहीं पर एनडीटीवी इंडिया में, और ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि बजट कैसा था। मूल प्रश्न यही है, और क्या हमको ये जो आर्थिक स्थिति जिसमें हम हैं उससे उभार सकता है या निकाल सकता है। तमाम और मेहमानों के अलावा अब से कुछ ही देर में हम आपको सरकार की तरफ से वो दो लोग, खास दो लोग जिनकी एक बड़ी अहम भूमिका है इस बजट को बनाने में, वित्त मंत्री के अलावा, वो हैं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन। इन दोनों के साथ एक खास बातचीत अब से कुछ ही देर। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का। राहुल गुप्ता, पूर्व चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ ईओयू, डायरेक्टर पीपी ज्वेलर्स। पवन खेड़ा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश चंद शर्मा, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसानों से आपका खास ताल्लुक है और हमारे शो में कई बार आ चुके हैं। कृषि क्षेत्र में इस बजट में क्या है नगमा, वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उससे लाभ जिनको होगा वो तो बॉर्डर पे बैठे हैं और उनके लिए बैरिकेड लग गए। तो क्या है इस बजट में, प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आपको क्या ऐसा दिया गया है किसानों के लिए, खास करके जो गेहूं उगाने वाले किसान हैं, जो धान उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रकमों का जिक्र है, पर दरअसल इससे जो अभी हम जैसा संकेत कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं, क्या वो वहां से हिल पाएंगे, फार्मर्स के लिए जो सुधारों की बात हो रही है उसको लेकर क्या दिशा देता है ये बजट? नगमा जी, संकेत जी, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक बजट है, और जिस डिजिटल तरीके से जहां भारतीय कंपनियों ने डिजिटल इंडिया के द्वारा, डिजिटल कंपनियों के द्वारा वर्ल्ड वाइड अपना परचम फैलाया है, पहली बार भारत में किसी सरकार ने इसका महत्व को समझा है और डिजिटल बजट हमने पेश किया है। ये बजट सिर्फ जान और जहान का बजट नहीं है, ये सर्वमान्य बजट है। किसानों के लिए बहुत कुछ है, सारी चीजों को कृषि उसके आधार पर रखा गया है, हेल्थ के आधार पर रखा गया है, और ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ गेहूं की बात ना करें, हम सिर्फ चावल की बात ना करें, सारी चीजें जो कृषि और कृषि समान सी चीजें हैं वो इसमें समाहित हैं। और समय आने पे आपको दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत वीक रहा है भारत का, चाहे वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, रेल का, पावर का, रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, इसको मजबूत करने के लिए सरकार ने खासा ध्यान दिया है और पिछले 6 सालों में भी इसमें सतत सुधार जारी रहा है। और आने वाले समय में इस बजट में खासकर जब कोविड के बाद दुनिया बिल्कुल बटी हुई है, भ्रमित है, हमने अपने आप को स्टैंड किया है और कृषि उसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में निकल के आया है। इसका असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। जी, पवन खेड़ा जी शांति से सुन रहे थे आपकी बात, अब जरा उनकी बात भी सुन लें। जी पवन जी। जिस सामान की ये कुर्की करने वाले हैं, ये वही सामान है जो नेहरू जी ने अर्जित किया था, तो आज के बाद नेहरू जी को कम से कम उनके बारे में अपशब्द बोलना बंद कर दीजिए। जिस अभी भी इसी में बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े कमजोर रहे, अरे साहब, जो जिस चीज में हम ताकतवर रहे उसको तो आप बेचने पे आमादा है। कुर्की कर रहे हैं, बेच भी नहीं रहे, कुर्की कर रहे हैं। ये हालत कर दी अर्थव्यवस्था की। कहते हैं किसानों के लिए बहुत कुछ है इस बजट में, कृषि बजट कट कर दिया, नरेगा कट कर दिया, पीएम किसान सम्मान निधि का बजट कट कर दिया, फिर कहते हैं कृषि के लिए बहुत, चने पर, काबुली चने पर, मटर पर सेस लगा दिया और कहते हैं साहब देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया। क्या किया आपने इस बजट में? हम तो तारीफ करना चाहते हैं आपके बजट की सिर्फ एक कारण से,
अगर हम लोग तारीफ न करें तो आप लोग टैक्स पेयर का पैसा विज्ञापनों में खर्च करेंगे सिर्फ ये बताने के लिए कि मोदी जी से अच्छा बजट तो कोई ला ही नहीं सकता। इससे ज्यादा घटिया वाहियात बजट इस देश के इतिहास ने नहीं देखा है, जहां किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, एमएसएमईज के साथ धोखा, हर जगह धोखा धोखा और धोखा और कुछ नहीं है इस बजट। क्या ऐसा आपको इतना बुरा लग रहा है या कोई भी आपको अच्छाई नहीं दिखती है इस बजट में? इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस समय अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में भी कि वी शेप्ड रिकवरी दिख रही है। इस पर भी बहस है कि वी शेप्ड है या के शेप्ड है। पर पवन खेड़ा, आपको इस बजट में आपने कहा कि आप तारीफ करेंगे वरना विज्ञापन में पैसे फिर खर्च हो जाएंगे, तो आप बता दीजिए कि कुछ इसमें अच्छा क्या है इस बजट में, या कुल मिलाकर बिल्कुल ही विजनलेस लग रहा है आपको ये बजट? नहीं, कोई देखिए विजन का तो आप नाम न लें तो अच्छा है नगमा जी कि इस सरकार में विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है और कुछ नहीं है। टेलीविजन पे सब कुछ इनकी तारीफ होती रहे, इसके अलावा इनकी और कोई मंशा नहीं होती है। शेप की अगर आप बात करें तो एक और शेप में को याद आता है इनकी अर्थव्यवस्था देखकर इस देश की, जीरो। यह शेप है इस बजट का, यह शेप है पिछले 7 साल में इनके तमाम घोषणाओं और बजट। रक्षा की जमीन तो बेच देंगे इस बजट में कहते हैं, रक्षा का नाम लेने का इन्होंने हिम्मत नहीं थी। आज चीन हमारी सीमाओं में घुसता चला आ रहा है, रक्षा का नाम मुझे नहीं लगता किसी भी बजट में ऐसी स्थिति आई होगी कि जहां आप रक्षा का नाम ही नहीं ले रहे हो। डिफेंस इज नॉट देयर इन द बजट। क्यों? ये खोखली छद्म राष्ट्रवाद आपका आज सबके सामने सरेआम दिख रहा है लोगों को। सेना का इतना बड़ा अपमान ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती थी और किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होती जो इनमें है। चलिए एक कुछ समय के लिए और इसको मैं हिम्मत नहीं हिमाकत कहूंगा, ये हिम्मत तो मैंने गलत बोल दिया, ये हिमाकत से बड़ा और कुछ नहीं। ठीक है शर्मा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं और कृषि क्षेत्र से संबंधित ही बात करते हैं। अभी पवन खेड़ा जी ने इस बजट में जो नहीं हुआ या कहां कटौती हो गई है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसका उल्लेख किया है, उसका आप क्या जवाब देंगे? संकेत जी, हंसी आती है पवन जी की मानसिक स्थिति को देखते हुए। बिकॉज क्या है, देखिए डिमांड सप्लाई का बजट होता है। हम एक देश के वासी हैं, पवन जी भी उसके नागरिक हैं और मैं भी नागरिक हूं। ये तो ऐसे हैं कोई विरोधी हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। डेटा इनके पास है नहीं कि इनकी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। हम सारे बैठे हैं बजट पे चर्चा करने के लिए, कमी कुछ हो सकती है तो बताएं। नाम नहीं लिया, नाम नहीं आया, शर्मिंदा हो गया, राष्ट्रवाद, छंदवाद। अरे आप डेटा पे बात करिए ना, आप नहीं तो वो दे तो रहे हैं, उन्होंने बताया कि कहां कहां किस किस एरिया में बजट कम हो गया है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, वो दोहरा दें, उस पर आप अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज कीजिए। देखिए वो दोहरा चुके हैं, उनकी मानसिकता समझ में आती है, मैं उस पर बहस पे नहीं जाऊंगा। मैं यहां पे ये कहूंगा डेटा हम सबके सामने है। यूपीए 1 यूपीए 2 इन्होंने चलाया, एनडीए 1 का बजट, सिर्फ एनडीए 1 का जो कृषि का बजट था, इनके यूपीए 1 और यूपीए 2 के बजट से बहुत ज्यादा था। उन्होंने यूपीए 1 में 29,000 करोड़ रुपए कृषि में डाले, 87,000 करोड़ रुपए इन्होंने यूपीए 2 में कृषि में डाला। सिर्फ अगर एनडीए 1 के बजट की मैं बात करूं, एनडीए 1 में सिर्फ अगर आप देखें 1,75,000 करोड़ रुपए हमने कृषि में किया। ये बात करते हैं कि किसान सम्मान निधि की। किसान सम्मान निधि में एक बजट का प्रावधान है और प्रावधान हमने सीधे दिया है। डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर हुआ है अकाउंट्स में, उसका डेटा देखने की आवश्यकता है और डेटा के हिसाब से सरकार के पास पर्याप्त फंड है। जहां तक बात है डिफेंस की, आज चाहे राफेल की बात हो, चाहे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कोई भी साइंटिस्ट आपके पास कोई भी डेटा, कोई भी एनालिसिस बता देगा कि जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है 15% इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है यहां हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे आने वाली रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के हिसाब से, जबकि कृषि में सिर्फ वो 5% है। तो बात यहां यह है कि देश हमारा है, लोग हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है और आप भी उस सरकार के हिस्से हैं। और ये एक जनतांत्रिक तरीके से चीजें आई हुई हैं, उसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है, उसमें बहस हो सकती है, लेकिन यहां हम कोई दुश्मन के हिसाब से नहीं बैठे हैं कि हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है। नहीं, चलिए देखिए, कौन दुश्मन कौन दोस्त वो सब एक सेकंड के लिए अगर छोड़ दें। शर्मा जी, अब जैसे आप मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा के बारे में भारतीय जनता पार्टी नगमा ये कहा करती थी कि ये जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस की विफलता की, कि लोग खड्डे खोद रहे हैं, इस वजह से हम इसमें पैसे डालते रहेंगे। पिछले साल हमने देखा जब पैंडेमिक हुआ महामारी के बाद, तो इसी ने खास तौर से जो रूरल पार्ट्स हैं भारत के, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई और इस सरकार ने उसका बजट बढ़ाया भी। लेकिन अभी भी हम पैंडेमिक से बाहर नहीं निकले हैं, रोजगार के बहुत सारे संसाधन अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसके बाद भी उसका बजट कम हो गया मनरेगा का। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मनरेगा की जहां तक बात है, मनरेगा को सरकार ने एक सूचीबद्ध तरीके से डिजिटलाइज किया है और जो स्कोप देखा है कि कहां पे वास्तव में आवश्यकता है। जबकि कांग्रेस के समय में यह स्थिति थी कि सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए जहां आवश्यकता नहीं है, देखिए डिमांड और सप्लाई को मैच करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश की है। हेल्थ सेक्टर, आज हमने 2 वैक्सीन बनाई है, पूरी दुनिया में हम वैक्सीन डिप्लोमेसी से बहुत अच्छे स्थान पे आए हैं, तो हमारे देश के सम्मान के लिए बात है और इस सम्मान को हमें नकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रकाश चंद्र शर्मा जी, एक सेकंड में आपको रोक रही हूं। आपने बात की डिमांड और सप्लाई की। एक बहुत बड़ी डिमांड इस समय मिडिल क्लास से भी आती है और उन तमाम लोगों से आती है जहां पर बेरोजगारी बढ़ी है। नौजवानों की अगर आप बात करते हैं तो कोरोना की वजह से इतने लोगों की नौकरियां गई, महिलाओं की उससे ज्यादा गई, वहां पर बहुत ज्यादा जेंडर डिवाइड भी देखा जा रहा है। इसके बावजूद ये जो बजट है, ये तमाम तरीके से मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्विटर देखें तो उसके ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था मिडिल क्लास जो है। दूसरे, इसको OLX बजट कहा गया क्योंकि इसमें विनिवेश को लेकर इतनी ज्यादा जो बातें थी, तो कहा गया कि तमाम चीजें सरकार बेच रही है। मिडिल क्लास के लिए इसमें है क्या? कोई टैक्स रिलीफ किसी तरह का नहीं है, टैक्स स्लैब में कोई तरह का चेंज नहीं है, तो उनको क्या हासिल होता है? या कहें कि मिडिल क्लास है उसके लिए किसी को कोई परवाह नहीं? नगमा जी, देश ट्विटर से नहीं चलता है, पहली बात। मैं भी जानती हूं ट्विटर से नहीं चलता, पर ट्विटर के ट्रेंड को लोग बड़े ध्यान से बीजेपी में भी देखते हैं, कांग्रेस में भी देखते हैं। मिडिल क्लास के लोग बड़े नाराज हैं, तमाम तरह के ट्वीट्स इस पर आए कि है क्या उनके लिए इस बजट में? एक लॉलीपॉप तक नहीं है। ट्विटर से बड़ी बेरुखी है आजकल। संकेत जी, बेरुखी नहीं है। आप भी मिडिल क्लास में हो, मैं भी मिडिल क्लास में हूं। बेरुखी हम अपने लिए भी कह सकते हैं, बट देखने की बात है। ओवरऑल हम देखें, पेंडेमिक जो 1 साल गया हम सबका, जब 21-20 में मतलब 20-21 का बजट पेश हुआ, उस समय देश के क्या हालात थे? मंदी के ट्रेंड में था, स्थिति ग्लोबल पोजीशन हमारे सामने थी। और 21-22 का जब बजट पेश हो रहा है, उस समय में हम कहां खड़े हैं? उसके बाद हमने अपने आप को कम से कम सुधारा है। जहां तक बात है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मिडिल क्लास की, देखिए ओवरऑल ये जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट में, चाहे वो मेट्रो का डेवलपमेंट हो, चाहे पावर सेक्टर में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे सड़क पे हो, इससे रोजगार पैदा होंगे। और ये पैसा कहां जाएगा? मिडिल क्लास से ज्यादा जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसको जब तक हम एक लेवल पे नहीं लेके आएंगे। एक राइट टू रिप्लाई, पवन जी, आप इस जवाब को कैसे देखते हैं? मैंने जो इनसे कुछ प्रश्न पूछने की चेष्टा की, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है यहां वहां हवा में हर बात करना, जो स्पेसिफिक बात है, क्या आपने कृषि बजट कट किया या नहीं? क्या नरेगा का बजट कट किया या नहीं? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बजट कट किया या नहीं? क्या इस पूरे बजट में रक्षा के लिए कोई आउटले आपने घोषणा की थी या नहीं की थी? इसका मुझे उत्तर दीजिए। मैंने तो रक्षा के लिए कोई आउटले का मैंने सुना नहीं। हां, जो राज्य चुनावों में जा रहे हैं उनके लिए आउटले जरूर आपने घोषणा कर दिया, लेकिन रक्षा के विषय में आपने कुछ नहीं बोला। माफ कीजिएगा, इसलिए यहां आप लोगों को गुमराह मत करिएगा। आप तो सर्टिफिकेट बांटते हैं सुबह से रात तक देश प्रेम के, तो आज मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। ये कैसा देश प्रेम है आपका कि रक्षा, जो कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, उस पे आप लोगों ने बजट में चर्चा करना उचित नहीं समझा, बजट में उसका जिक्र करना उचित नहीं समझा, बजट में उसके लिए कोई आपने राशि आउटले नहीं कोई घोषित किया। क्यों? क्या खतरे सारे टल गए हैं? मोदी जी की शक्ल देखकर ही सब दुश्मन भाग जाते हैं, ऐसा हो रहा है? बताइए ना। क्या अरे जो आपको चीन में सीमा पे करना था वो आप सिंघू बॉर्डर पे कर रहे हैं। आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि दुश्मन कौन है। आप अपने ही देशवासियों को दुश्मन मानते हैं, वो आज बजट में दिख रहा है। ठीक, उसका जवाब दीजिए ना। यहां वहां की क्या बात कर रहे हैं आप? एनडीए वन तो अटल जी का था, तब का आप बजट आप हमें बता रहे हैं, या अटल जी का एनडीए वन मानते ही नहीं है आप? अगर आप एनडीए वन का बजट बता रहे हैं तो मेरे दादाजी की तो सैलरी 50 रुपए थी, तो क्या मैं तब से तुलना करूंगा? अभी की बात करिए ना। पिछले 7 साल आपने क्या किया? रिकॉर्ड बेरोजगारी आप लाए या नहीं लाए? बताइए। कोविड तो बाद में आया, 45% तो आप लाए ना। 45 साल का रिकॉर्ड तो आपने तोड़ा ना। प्रकाश चंद्र जी जवाब देंगे। आप पॉइंट बाय पॉइंट जो सवाल उठाए हैं पवन खेड़ा ने, अगर उस पर ही स्टिक करें और आप बताएं कि बजट, रक्षा बजट पर चर्चा इसमें क्यों नहीं, जिक्र क्यों नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसमें क्यों कट किया गया बजट, कई बातें उन्होंने उठाई हैं। क्लॉज बाय क्लॉज जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात है रक्षा बजट की। पवन जी शायद भूल गए हैं, रक्षा बजट का ठीक है जिक्र नहीं हो सकता, बट ओवरऑल आप कैसे सोच सकते हैं कि देश इसके प्रति और सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है रक्षा के लिए? जो चीजें हुई है हर चीज का जिक्र होना मतलब आवश्यक नहीं है। और ये कल परसों पार्लियामेंट के पटल पे रखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगी, तमाम चीजें निकल के आएंगी।
और ऐसा नहीं है कि हर चीज बजट में रक्षा का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। माफ कीजिएगा, वापस बोलिए ये बात। मैं चाहता हूं देश सुने ये बात। पवन जी, ये मैं चाहता हूं देश ये बात सुने आपकी। पवन जी, आपकी देखिए भाषा से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पूरा देश सुने प्रवक्ता नहीं के माध्यम से कि रक्षा का उल्लेख करना बजट में कोई आवश्यक नहीं होता। ये आप एक बार फिर दोहरा दीजिए, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। पवन जी, हर चीज का उल्लेख होना हर जगह आवश्यक नहीं है। रक्षा में अंतर होता है, रक्षा और हर चीज में अंतर होता है। रक्षा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। देश की सीमाओं की रक्षा आपके लिए कुछ मायने नहीं है। माफ कीजिएगा, आप ये दोहराइए एक बार। पवन जी, मैं बिल्कुल दोहरा रहा हूं, आप दोबारा सुनिए, आप दोनों कानों को खोल के सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं होता। हर चीज का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये आपकी सोच है, ये आपकी मानसिकता है। आप तो मेरी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली रूप। ये मुखौटों से आप पवन जी, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे थे। आपने उनको क्लॉज बाय क्लॉज जवाब देने में बीच में टोका है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त और लौटते हैं इस बहस पर फिर। तो चर्चा हम कर रहे हैं बजट पर। इस बजट में आखिर ऐसी क्या बात है जो जान और जहान दोनों की फिक्र करती है। प्रकाश चंद्र शर्मा इस बात को मानते हैं, पर पवन खेड़ा को लग रहा है कि इस बजट में कोई विजन नहीं है, बल्कि सरकार के पास विजन नहीं है और टेलीविजन के अलावा, ये पवन खेड़ा ने कहा। बहरहाल हमारे पास एक नए मेहमान भी हैं इस वक्त, राहुल गुप्ता, जो पूर्व चेयरमैन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ EOU और डायरेक्टर है PP ज्वेलर्स के। अब कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, इसमें लॉलीपॉप तक नहीं इन्हें दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री इस बजट को किस तरह से देख रही है? राहुल जी, देखिए, निर्यात के बारे में एक्सपेक्ट कर रही थी इंडस्ट्री की RODP के रेट्स जल्दी आ जाएंगे, शायद बजट में अनाउंस हो जाएं, तो वो नहीं आ पाए। परंतु जहां तक सोने की बात है, सोने में ड्यूटी सरकार ने घटाई है, तो दूसरी प्रोबेबली लोगों के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। परंतु जो प्रधानमंत्री ने पीछे वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट का एक नया किया है, उससे निर्यात जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। परंतु निर्यात को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत मुश्किल हो गई है आज के समय। हर एक देशों के अंदर आय की समस्या है, के यूरोप और US के अंदर समस्याएं हैं। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक्सपेक्ट कर रही थी, देश में निर्यात तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पीछे जो MEIS नाम का एक प्रोसेस था एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन का, वो WTO की वजह से बंद। जो सरकार ने नया प्रोसेस निकाला था RODP, उसके रेट आने बाकी। एट द सेम टाइम जो बैंक फाइनेंस है MSMEs के लिए, पीछे जो CGTMSE स्कीम मौजूद थी, उसके रहते लगता था कि MSMEs को आराम से फाइनेंस मिलेगा। उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड था कि उसके अंदर शायद 1-2 करोड़ से सीमा बढ़ाकर वो 5 करोड़ या 10 करोड़ कर दी जाएगी, और GST के रिटर्न के बेसिस के ऊपर ही वो फाइनेंस आराम से मिल जाएगा। परंतु वो चीजें भी नहीं नजर आई। और जो डायरेक्ट टैक्सेस है, ये के अंदर छोटे फेरबदल हैं, परंतु रेट्स के अंदर कुछ खास फर्क नहीं आया है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिजिग की जरूरत थी इस टाइम के अंदर, जब बिजनेसेस 8 महीने बंद थे। तो किसी तरह की चीज उसके अंदर अगर पुश सरकार देती, तो शायद बिजनेस एक्सपोर्टर्स और MSME एम्प्लॉयर्स के लिए फायदा रहता, और दे कुड हैव एम्प्लॉयड मोर पीपल एंड मतलब और अपने आगे व्यवसाय को अच्छे से अगले साल के अंदर लेके जा पाते हैं। बजट के डिस्कशंस के दौरान शायद कुछ बदलाव आए हैं, जिससे कि वो चीजें इम्प्रूव हों, ऐसा एक्सपेक्टेड है। जी, अब मैं एक राजनीतिक प्रश्न करने जा रहा हूं, और पवन खेड़ा और शर्मा जी दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं। वो ये, और इसका हल्का सा एक मेंशन पवन खेड़ा ने भी किया था। शर्मा जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि बाकी सब चीजों में 4 राज्यों का उल्लेख हुआ इस बजट में: तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल। और वहां पर क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे कैसे वहां पर सड़क बनेगी और कितना खर्चा होगा, उस सब का उल्लेख किया। अब इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये सब पोल बाउंड स्टेट्स हैं, ये चुनावी राज्य हैं। तो हम क्या माने कि विकास के लिए जो घोषणा है वो सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए होगी? ये आलोचना है जो कि हो रही है, उस पर आपका जवाब। संकेत जी, देखिए, चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव हर समय चलते रहते हैं, लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, जहां सरकार को लगता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है,
सरकार गवा रही है कि यहाँ लुक ईस्ट की पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या डेवलपमेंट चल रहा है और कितना बड़ा उसका फायदा देश को मिला है। तो यह ठीक है, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि चुनाव बाउंड स्टेट है, चुनाव हमारे यहाँ है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत आग्रह किया है कि वन नेशन वन टाइम इलेक्शन अगर पूरे देश में हम एक साथ कराए तो उसका एक इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा। आज तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने देखा है कि इसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज आप अपने टीवी शो में बैठे हैं, अपने स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, पवन जी अपने घर में बैठे हैं, और हम सब चर्चा कर पा रहे हैं तकनीक के माध्यम से। तो अकॉर्डिंगली जहां तक बात है कि तकनीक के माध्यम से सरकार काफी ट्रांसपेरेंसी लेके आई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका जिक्र हुआ है, अन्य राज्य है उसके लिए भी प्रोविजन होंगे और हैं। ठीक है, खेड़ा, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े नारे, हाँ, ये इत्तेफाक है सिर्फ ये जो राज्य हैं उसमें चुनाव हो रहा है और इसलिए इनके लिए घोषणा भी हो गई है, क्योंकि चुनाव तो हर समय होते ही हैं। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, इनमें जो घोषणाएं हुई हैं वो एक इत्तेफाक है। नहीं, बहुत बड़े नारे होते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फ्लावर, वन नेशन फला ढिकना, सब कुछ। वन नेशन वन बजट तो कर नहीं पा रहे। इसमें भी 4 राज्यों को अलग कर दिया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर देना है। बताइए, आंकड़े बताइए, साबित करिए कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र या झारखंड, जहां अभी चुनाव इमीडिएटली नहीं होने, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु और केरला से बेहतर है। बताइए, मुझे साबित करके दीजिए। दूसरा, आप जो तनख्वाह याफ्ता, जिनको तनख्वाह मिलती है, सैलरीड क्लास, उससे आपकी दुश्मनी क्या है? मुझे आज आप कृपया करके देश को बता दें। प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट पर अब आप टैक्स लगाएंगे। क्या दुश्मनी है आपको मिडिल क्लास से? क्या दुश्मनी है आपको? वो सजा याफ्ता है, वो तनख्वाह याफ्ता है, फर्क है दोनों में। उसको तो आप एक के बाद एक सजा दिए जा रहे हैं। नंबर 3, जो मैं भूल गया था, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्यों के अधिकार। आप जो अल्कोहल पे, लिकर पे, शराब पर जो कस्टम्स ड्यूटी है, उससे आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? आपने यही काम किया, ये तीनों काले कानूनों में आपने राज्यों पर सीधे सीधे हमला किया। राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बर्बाद करने में अगर कोई सरकार ने कोई काम किया हो तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये आज का बजट फिर एक उदाहरण। आप जाइएगा शर्मा जी घर जाकर जरूर ये बजट पढ़िएगा ध्यान से। मैंने पढ़ा है कैसे शराब पर आप जो कस्टम्स ड्यूटी है उससे आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूर मिडिल क्लास को आप एक संदेश दीजिए कि आप सैलरीड क्लास के प्रोविडेंट फंड पर आपकी बुरी नजर क्यों है। इन सब का भी जवाब देते जाए। नहीं, ये प्रोविडेंट फंड वाली बात तो है, इस पर खासी चर्चा भी हो रही थी। लेकिन पवन खेड़ा, प्रोविडेंट फंड वाले मुद्दे पर हम अभी एक जवाब लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर सरकार को एक बजट प्रस्तुत करना है जिसमें वो अलग अलग स्थानों पर पैसा खर्च करने का अपना एक विजन दे रहे हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा उसके बारे में भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार ही टैक्स बढ़ा रही है या टैक्स के या रेवेन्यू के संसाधन जुटाने में लगी हुई है। ये जद्दोजहद हर सरकार करती है, इतिहास में हर सरकार ने की है और कांग्रेस ने भी की करती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि है और क्या किया जा सकता था। नहीं, वो तो आपको मैं 2024 में बताऊंगा जब हम अपना बजट पेश करेंगे। मतलब वोट इनको दो, सलाह हमसे लो, ये तो नहीं चलेगा साथ। हमने पहले भी प्रबंधन किया है, कंस्ट्रक्टिव सलाह नहीं देंगे। वित्तीय प्रबंधन हमने भी किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सरकार से हटे तब की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में अंतर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कांग्रेस ने वित्तीय प्रबंधन कैसे किया था और ये लोग कैसे करते। वो अर्थशास्त्री थे, ये अनर्थशास्त्री हैं, ये फर्क आपको दिख रहा है। पवन जी, ये आप कह रहे हैं कि ये अनर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री थे। एक मैं कमेंट ले लूं राहुल जी से पहले कि हम ब्रेक में जाएं। जैसा जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसमें कोई विजन नहीं है या किस तरह से इसमें अनर्थ है या वो सलाह क्या दें, कंस्ट्रक्टिव और क्यों दें, वो अपने बजट लाएंगे तो देंगे। पर आपको राहुल जी ओवरऑल, अगर आप इंडस्ट्री छोड़ के भी अगर आप एक जानकार, एक सिटीजन के तौर पे इसे देखते हैं, तो आपको ये बजट, प्रधानमंत्री ने कहा जान और जहां दोनों की फिक्र इसमें दिखाई गई है, दिखती है, झलकती है, आपको ये रिकवरी के लिए अर्थव्यवस्था के ये बजट कैसा दिखता है? देखिए, रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री को, आम आदमी जॉब्स क्रिएशन और व्यापारों को और एमएसएमईज को किसी तरह का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वापस व्यापारियों को व्यापार करना, एमएसएमईज को, नए लोगों को व्यापार में ज्वाइन करना आसान लगे। वो बात नहीं दिख पाई। और जैसे कि सरकार ने कल अनाउंस किया था कि 1.2 लाख करोड़ जीएसटी की कलेक्शन हो गई है, सबसे ज्यादा हो गई है आज तक की। तो उस हिसाब से खर्चा किया जा सकता था, क्योंकि विश्वास वाला काम है व्यापार को बढ़ाना।
विश्वास जगने वाली बात आज के बजट में नहीं हो पाई है, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि सेशन के दौरान अगर इसमें कुछ बदलाव करे जाएं जिससे कि व्यापारियों को, नए बिजनेसेस को वापस इन्वेस्ट करने की प्रोत्साहन मिल पाए, उनको रिटर्न्स अच्छे नजर आ पाए, तो ये बहुत क्रिटिकल है आज की स्टेज के अंदर। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले पवन खेड़ा जी, ये आज बशीर बद्र को आप क्यों याद कर बैठे अपने ट्वीट में? मैं अभी देख रहा हूं। मैं आपको बता दूं, 5 डिबेट्स थी मेरी, एक के बाद एक सब कैंसिल होती गई। हमारे बाकी लोगों से मेरी बात हुई स्पोक्स पर्सन से, वहां भजन गायन चल रहा है बजट की तारीफ में। एक तरफ बाबा रामदेव को बैठा दिया एक चैनल ने, एक तरफ अनुराग ठाकुर को, ये हो रही है डिबेट। तो बावफा होना में भी कोई मजबूरी रही होगी। आजकल कोई बावफा भी मुफ्त में नहीं होता, बेवफाई तो चलो मिल ही जाती है। यहां बावफाई जो चैनल्स दिखा रहे हैं इस सरकार के साथ, वो देखते बनती है। आप जाइए ना, बाकी चैनल्स देखिए, मेरे को तो देखने पड़ते हैं, मजबूरी है। सब जगह स्तुति गायन हो रहा है, एक के बाद एक तारीफ, जैसे इससे अच्छा बजट तो कभी आया ही नहीं और आएगा भी नहीं आगे। सूरज भी इनकी अनुमति से ही उगता है, इन्हीं की परमिशन लेके अस्त होता है। ये तो हालत बना दी इन लोगों ने टीवी। वैसे कहा गया है कि ये 6 पैक बजट है कई जगहों पर। एक देखिए, इस पर मैं जवाब लूंगा। शर्मा जी से उंगली भी उठ गई है, लेकिन शर्मा जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो बजट अनुमति नहीं देता कि हम ब्रेक ना लें, तो एक ब्रेक लेनी पड़ेगी हमको। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेकर के उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा। आपको जितना बोलना है, जितना जवाब देना है पवन खेड़ा जी को, उतना आप दे दीजिएगा। तो हम देख कर रहे हैं बजट पे चर्चा, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, कैसे ये बजट विजनलेस है या कैसे जान और जहां दोनों की ये फिक्र रखता है। प्रकाश चंद्र शर्मा, आपने सुना पवन खेड़ा को और तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए, आप जवाब देना चाहेंगे उसका? आप ब्रेक के पहले वो मीडिया पर उन्होंने जो बोला वो आप छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी से जो बोला उस पे आप जवाब दीजिए। स्तुति गान और भजन को छोड़ के आप बाकी बातों की बात कीजिए। नगमा की बात सारी करनी पड़ेगी। संकेत, आप भी समझते हैं इस चीज को। अच्छा, करिए बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कहीं आप ये ना बोलें कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं संकेत जी, हर सवाल के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, 2-3 बातें हैं। पवन जी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सोशलाइट बजट होगा, फेज 3 वाला बजट होगा। जो इन लोगों की आदत रही है उससे ये बाहर निकल चुके हैं। देखिए, इसमें हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया गया है, जो हर भारतीय की रक्षा करने के लिए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए, मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो बजट बनाया गया है, क्या किसी को डाउट है? पवन जी उसको अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, उनसे मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात की रक्षा बजट की, देखिए रक्षा में एक बात है कि इन्हीं के कोई रक्षा मंत्री थे, जब बजट पेश करते थे कहते थे कि साहब बजट का प्रावधान तो है बट हमारे पास पैसे नहीं है। आज हर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है रक्षा में, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट परचेज करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और रक्षा सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हम रक्षा कर रहे हैं। चाहे एक्सट्रीमिस्ट रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, माओइस्ट रहे हो, कितना हमने उस पर कंट्रोल किया है, डेटा सबके सामने है। देखिए, डेटा पे बात करने की आवश्यकता है। विचार हमारे भिन्न हो सकते हैं, हमारा एक काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक देश की बात है, देश सबके लिए बराबर है। आपके लिए भी पवन जी उतना है जितना मेरे लिए है। तो जो अच्छा है, कम से कम एक बार स्माइल के साथ उसको अच्छा ही बोल देना। ये सनसनी आप क्यों बनाना चाहते हैं? सनसनी चैनल नहीं है ये। तीसरी बात, जहां तक इन्होंने बात की आंदोलन की, देखिए आपके यहां जितने आंदोलन हुए, आपके टर्म्स में आपकी सरकारें जब तक रही हैं, आपने लोगों को गोलियां मारी हैं, आपने पब्लिक को पब्लिक नहीं समझा है। जितने किसान एजिटेशन पहले हुए, हर जगह आपने हत्या की है। यह पहली सरकार है, 7 दिन से आंदोलन चल रहा है और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वार्ता जारी है। सरकार ने एक भी चीजों को, चाहे उसके लिए बहुत शर्मसार रहा हो और आपके चेहरे पे इतनी भी मतलब एक चेष्टा नहीं रही कि उसके आप करीब भर्त्सना करें। आप हर चीज को डाउट की नजर से क्यों देखते हैं भाई साहब? आप बजट को पढ़ते हैं, बजट में अच्छाई है। आज हम कहां पहुंचे हैं, देश कहां है, किस स्थिति से गुजर रहा है, ग्लोबल पोजीशन में हम कहां खड़े हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारी क्या पोजीशन है। ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो शायद ये आपकी बातें सही होती। आपको चिंता हो रही है अल्कोहल की, अरे अल्कोहल के अलावा 500 चीजें हैं। अल्कोहल ठीक है, अल्कोहल आपके मैटर का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक आम भारतीय है, उसके स्वास्थ्य का क्या, उसकी शिक्षा का क्या,
उसके ठीक। बेसिक इंटरेस्ट का क्या, उसके मौलिक अधिकार का क्या? आप मौलिक अधिकारों का हनन करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों चेष्टा कर रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस बीजेपी आज है, कल अलग रहेगी, व्यवस्था चेंज होती रहती है, लेकिन देश रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। विश्व में जो 6 सालों में देश में मजबूती मिली है, उस मजबूती को क्यों नहीं आप पवन जी का जवाब। मैंने पूरा भाषण सुना, डेटा का नाम सुना, डेटा नहीं सुना। मैं आपको डेटा दे देता। आप कहते हैं हेल्थ में सब बहुत बड़ा क्रांतिकारी बजट था हेल्थ के लिए। आपने आज क्या किया? आपने हेल्थ के बजट में वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट का जो बजट है वो भी डाल दिया और कह दिया हेल्थ का हमने बजट बढ़ा दिया। देखिए, मूर्ख उसको बनाइए जो सरकारों में नहीं रहा हुआ। हमारी पार्टी भी सरकारों में रही और मैं स्वयं भी 15 साल सरकारों का हिस्सा रहा हूं, मुझे मालूम है बजट क्या होता है। तो कम से कम मुझे तो मूर्ख मत बनाइए, आप सफल नहीं होंगे। रही बात अल्कोहल की, वो मेरे इंटरेस्ट की है या आपके इंटरेस्ट की है, इसमें दर्शकों को कोई रुचि नहीं है। अल्कोहल से जो पैसा आता है, वो राज्यों के हिस्से में जो पैसा जाता है, वो आप राज्यों के हिस्से से छीन रहे हैं। इसका प्रभाव अल्कोहल पीने वाले पर भी होता है और नहीं पीने वाले पर भी होता है। यही आपकी बुरी आदत है कि जो मुद्दा है उससे भटकाकर कहते हैं आप क्या अल्कोहल आपकी रुचि का सब्जेक्ट है। अरे हो या नहीं हो, उससे आपको क्या है, या मुझे क्या है, आपकी रुचि है या नहीं है किसी चीज में, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना आपका होना चाहिए। जो बात है जनता की बात करिए। जो पैसा राजस्थान, झारखंड, गुजरात की राज्य सरकारों को आना था, गुजरात तो नहीं, महाराष्ट्र, वो उन तमाम राज्य सरकारों से आप पैसा छीन रहे हैं। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, उसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। रही बात रक्षा की, आंतरिक रक्षा की, हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे आप कैसी आंतरिक रक्षा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि चीन का बॉर्डर तो यही है। चीन से तो आप लाल आंखें दिखा नहीं पाए, अपने किसानों को जरूर लाल आंखें दिखाते हो। और जो लाल किले पर हुआ, आपने बजट छोड़कर सब चर्चा की, तो मैं भी आपकी चर्चा का जवाब देता हूं। ये दीप सिद्धू कौन है, किस पार्टी का आदमी है, किसका इलेक्शन मैनेजर था, क्यों उस पर एफआईआर इतनी लेट हुई, क्यों वो वहां पहुंचा, उसको लाल किले तक किसने पहुंचाया? अच्छा, वो लाल किले पर पवन जी क्या है कि डिरेल हम हो रही है डिरेल बहस डिरेल हो रही है पवन जी, क्योंकि इसके लिए फिर एक दूसरी बहस पूरी करनी पड़ेगी कि दीप सिद्धू कौन था और वो क्यों गया, कहां गया। वक्त हमारे पास इतना ही। मैं आखिरी एक बात आपको एक मौका दे रही हूं। सवाल जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जरूरत रही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट बढ़ा है उसको आप पॉजिटिव के तौर पर देखते हैं? प्रश्न नगमा जी, मैं पूछ रही थी कि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत जरूरत है। दुनिया भर में एक डिबेट चल पड़ी गन वर्सेस ब्रेड, और अभी अगर जी अगर ये किया होता तो मैं जरूर तारीफ करता। अरे आप वाटर सैनिटेशन का बजट उठाकर हेल्थ में डाल देंगे और कहेंगे देखो हमने हेल्थ के लिए इतना बड़ा धमाका कर दिया। कैसे मान लूंगा मैं, क्यों मान लूंगा मैं? सामने है तथ्य, तो ये सामने है ना। ये हेल्थ का बजट आप अगर उसका खुलासा करिए, पूरा पढ़िए। अगर बजट डॉक्यूमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा, हम मुझे लगता है शर्मा जी के अलावा सबने पढ़ा है। शर्मा जी, अच्छी बात है, मैं भी अपनी पार्टी का भक्त हूं, आप भी अपनी पार्टी के भक्त हो, लेकिन अगर मेरी भी सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन होती है मैं पूरी पढ़ता हूं। आपको भी निवेदन है, अगर इस देश के प्रति आपकी निष्ठा है तो बजट को अच्छी तरह पढ़िए, कल से आप उसकी तारीफ करना बंद कर देंगे। चलिए ठीक है। कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहेंगे प्रकाश, या वक्त हमारे पास अब और है नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि वो जवाब देना चाहते हैं। अच्छा ओके ठीक है। देखिए क्या है, ये भावनात्मक बातें कर रहे हैं, भावनात्मक बात कर रहे हैं। भावना का कोई यहाँ महत्व है नहीं, भावना होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। पवन जी एक मिनट, जवाब सुन लीजिए। आपने बात अपनी कही, उनका जवाब सुन लीजिए। मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मैंने पढ़ा है। विपक्ष का कोई फर्ज होता है, आज बजट एक लंबा प्रोसेस है, अभी इस पर कोई चर्चा होनी है। हम देखेंगे संसद के दोनों एक एक करके जल्दी से जवाब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पवन जी, अगर आप आगे आते हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप उनको जवाब देने तो दीजिए, कैसे देंगे आप? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हर चैनल पे इन्हीं की चल रही है, हमारी कहीं तो बात सुने। आपकी बात अरे आपने सुनी है। पवन जी, आपने इतनी आपने खरी सुना दी कि बताइए। सुनना चाहता है। चलिए बस जो वक्त था वो हमने खत्म कर दिया इस हंगामे में। दरअसल इसके फाइन प्रिंट को तो देखना ही होगा कि दरअसल बजट में क्या है, उसके ऊपर विश्लेषक जानकार बहस करेंगे आगे कि दरअसल इसमें कुछ निकला कि नहीं निकला इस बजट में। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो बजट दिया गया है। पर इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे एक खास बातचीत वित्त सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार से कि बजट से कितनी पूरी हुई हैं उम्मीदें। कुछ सवाल पूछे गए हैं कि उद्देश्य क्या था, और सबसे बड़ा सवाल पैसा कहां से आएगा भाई।
सर, आपने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्च होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आएगा उसको लेकर के जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बोरोइंग होगी। उसको लेकर के ये समझ में आ रहा है कि विनिवेश होगा, जिसका एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य सरकार ने अपने पास रखा है। अब इससे पहले जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इससे पहले भी कई बार सरकार ने अपना एक रेवेन्यू का एक मॉडल तैयार किया था कि हम इतना रेवेन्यू लाएंगे, लेकिन वो पैंडेमिक से पहले भी उसका शॉर्टफॉल होता रहा है इन अ प्री पैंडेमिक सिनारियो। ऐसी स्थिति में पैसा आएगा तो फिर वो आगे खर्च होगा और उस तरीके से साइकिल चलेगी। इसमें जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि सब चीज अभी ऐसे लग रहा है ये जो पूरा चक्का है ये हवा में है, कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। नहीं, देखिए इसमें जो हम लोगों ने जो एस्टिमेट्स दिया है एक्सपेंडिचर का तो है कि इतना खर्च होगा, और जो रेवेन्यू साइड में दो स्ट्रीम्स होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। जो टैक्स रेवेन्यू का जो हमने जो अंदाज लगाया है कि अगर आप जीडीपी का अगर देखें तो नॉमिनल जीडीपी 14 से 15% के रेंज में रहना चाहिए, और इस पे अगर हम टैक्स बॉयंसी, और हमने टैक्स बॉयंसी जो अंदाज लगाया है कि करीब करीब ये 1.15 के आसपास रहना चाहिए, उससे हमने जो टैक्स का कलेक्शन का जो ग्रोथ रेट माना है करीब 16.8% का। तो मतलब कि 2020-21 में जितना हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर करीब करीब 16 से 17% का एक ग्रोथ मान करके उतना हमारा टैक्स कलेक्शन होगा, जो हमारे विचार से काफ़ी रियलिस्टिक है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस साल भी, अगर इस साल का अगर देखें तो हमने, अगर आप 6-7 महीना पहले जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि इनकम टैक्स का क्या कलेक्शन होगा इस साल और जीएसटी का क्या कलेक्शन होगा, अगर आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो शुरू में ऐसा लगता था, लोग भी कहते थे कि अब इस तरह की कोरोना की महामारी में ये इस साल का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन क्या होगा। अगर आप जनवरी के अंत तक का अगर फिगर देखें तो हमने जो टैक्स सिस्टम में जो कुछ जो काफ़ी मूलभूत जो बदलाव किए हैं, जो सिंप्लीफिकेशन हो या टैक्स का कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, और वो भी वॉलंटरी तरीके से जो हमने जो कुछ स्टेप्स किए उसके रिजल्ट्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं। अब आप देखें कि इस कठिन परिस्थिति में भी जो डायरेक्ट टैक्स का अगर कलेक्शन देखें जनवरी के अंत तक, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन इज डाउन ओनली बाय अबाउट 7%। और अगर जो चूंकि इस बार हम रिफंड भी ज़्यादा दे रहे हैं तो इसलिए रिफंड, चूंकि रिफंड में करीब करीब 8% की वृद्धि हुई है जो पिछले साल के तुलना में देखें तो इस कारण से हमारा जो नेट टैक्स कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स का वो करीब करीब 9% से कम है। अगर आप जीएसटी में देखें तो पिछले करीब 3-4 महीने से हर महीने हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, और पिछले महीने एक रिकॉर्ड कलेक्शन था 1,15,000 का, और इस महीने का जो जनवरी महीने का जो कलेक्शन है वो भी एक दूसरा एक रिकॉर्ड बन गया, 1,20,000 करोड़ का रिकॉर्ड बन गया। अब ये सब कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं? एक है कि एस्टिमेट करना कि इस तरीके से हमारा टैक्स आएगा, और दूसरा है कि एक्चुअली जो एक हम किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो हमने जो टैक्स के व्यवस्था में, टैक्स के प्रशासन में, और जिस तरीके से हमने डेटा का इस्तेमाल, जिस तरीके से अलग अलग विभिन्न स्रोत के से जो डेटा है हमारे पास, जैसे इनकम टैक्स का, कस्टम्स का, जीएसटी का, एक्साइज का, बैंक्स के डेटा, उसको लेकर के अब पूरी एनालिसिस करके, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें कहीं पर टारगेट करके उनको हमें टारगेट करना चाहिए, उस तरीके से हम कर रहे हैं। उसका ही ये परिणाम है कि उसका हमें फ़ायदा दोनों जगह मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स में भी मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड अगर हम देखें 4-5 महीने में, अगर इसी ट्रेंड को अगर हम आगे चालू रखें तो अगले साल हम 16.78 से 16.9% का जो हमने ग्रोथ जो मांगा है, जो हमने माना है, वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता नहीं है। तो अगर ये है, उसी तरीके से जो दूसरा स्ट्रीम है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट का हमारे पास पाइपलाइन है, पूरा इन्वेंट्री है कि क्या क्या हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। कुछ और जो आज अनाउंसमेंट हुए हैं कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO, IDBI के बारे में ही बात की है। इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन, इस सब को ध्यान में रखते हुए, और कुछ जो प्राइवेटाइजेशन के डिसइन्वेस्टमेंट के काम जो पहले से चल रहे थे, उस सब को देखते हुए 1,75,000 करोड़ का हमने इस बार लक्ष्य रखा है।
और इसके अलावा जो कुछ जो डिविडेंड के द्वारा या कुछ और तरीके से जो हमें रेवेन्यू आता है, तो उसका भी बड़ा एक रियलिस्टिक लिया है। इन सब रियलिस्टिक को देखने के बाद अगले साल का हमने जो वित्तीय घाटा जो हमने दिखाया है, फिस्कल डिफिसिट, वो करीब करीब 6.8% है। तो ऑन वन साइड एक्सपेंडिचर के साइड में कोई कटौती नहीं है, रेवेन्यू के साइड में हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की है। टैक्स जो बढ़ाया है वो हमने टैक्स बढ़ाया है कि अपनी टैक्स की व्यवस्था में बढ़ा करके, न कि हम टैक्स के रेट बढ़ा करके। मतलब कि ऐसा भी नहीं, इस बार जैसे इस बार आपने देखा कि कोई टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बिना टैक्स बढ़ाए हुए अगर हम टैक्स की व्यवस्था को अब बदलें, हम अगर हम कंप्लायंस के द्वारा और जहां भी कहीं इवेजन होता है, कहीं पर लीकेज होता है, अगर उसको हम प्लग करके और उसमें अगर हम ज़्यादा अगर बढ़ाते हैं, तो उसके कारण ये हम कहते हैं कि जो पिछले तो 3-4 महीने से जो हम देख रहे हैं, उसका ही अगर ट्रेंड अगर देखें तो ये सब हमारा जो एस्टिमेट है वो रियलिस्टिक लगता है। ठीक है जी। मैं इसमें जस्ट जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जब अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए आपका जीडीपी ग्रोथ 1% से बढ़ता है, तो आम तौर पर जो टैक्स रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के करीब 1.2% बढ़ता है। अब जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 11% का रियल जीडीपी का विकास दर का अनुमान है, जो कि करीब 15.5% है नॉमिनल टर्म्स में। उस पे आप 1.2 का जो बॉयंसी है वो लगाएं, तो करीब 18-18.5% की टैक्स की वृद्धि दर आती है, जिसके मुकाबले जो एक्चुअल अनुमान किया गया है वो थोड़ा सा उससे कम है, जिसका जो दर्शाता है कि आपका जो नंबर्स है काफी रियलिस्टिक है। इससे पहले मैं कह रहा था कि जीडीपी ग्रोथ भी उसमें भी 11 से ज्यादा होने की गुंजाइश है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हम जो कर रहे हैं उसमें यदि आप 1 रुपया खर्चा करते हैं तो 2.5 रुपया आपका उसी साल आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि 2.5% जीडीपी के अनुपात में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही रखा गया है, तो उससे भी काफी जो करीब 6% आपका विकास दर वहीं से आ जाएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान दें कि जो आपका जो वैक्सीनेशन के लिए जो 35,000 करोड़ जो रखा गया है, वैक्सीनेशन इससे बहुत एक बड़ा लाभ आएगा आपको, आपके जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, टूरिज्म और ट्रैवल, जहां की अभी एक पेंटअप डिमांड है और इतनी जोर शोर से आने की इसकी गुंजाइश है, वैक्सीनेशन हो जाएगा तो, क्योंकि सब लोग अभी एकदम उतावले हैं कि हम कब जाएं किसी वेकेशन में। तो इन सबको आप यदि जोड़ के मेल जोड़ के देखें तो ये जो पिछले सालों की आप बात कर रहे थे उनका बात अलग था। इस बार एक्चुअली जो थीम रही है वो है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू।